आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। जब गैसेस सॉलिड की सरफेस पे एडजॉर्ब होती हैं, चिपकती हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स को हमें देखना होता है कि कौन कौन से फैक्टर्स फेवरेबल रखें जिससे एडजॉर्प्शन ज्यादा हो। अगर एडजॉर्प्शन कम कराना है तो कौन से फैक्टर्स को हम एडजस्ट करें। तो सबसे पहला फैक्टर इसमें है जो अफेक्ट करता है एडजॉर्प्शन को, नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस में हमने आपको बताया था कि डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर्स होते हैं। जैसे कुछ गैसेस अगर हम लिखते हैं, मिथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, H2 है, N2 है, O2 है, तो डिफरेंट गैसेस हैं, सबके अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर्स हैं। हमने आपको बताया था कि किसी भी गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर से हमें आइडिया लगता है कि गैस में इंटर पार्टिकल फोर्सेस कैसे हैं। अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब है उसके इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अच्छे हैं, हाई हैं। तो वो गैस जिसके इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अच्छे होंगे, वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे एड्जॉर्ब भी जल्दी हो जाएगी क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो आप समझ जाइए कि दोज गैसेस विच हैव हायर वैल्यूज ऑफ देयर क्रिटिकल टेम्परेचर्स, दे आर हाईली एड्जॉर्ब। और कभी आपको अगर ना भी दिया जाए, क्रिटिकल टेम्परेचर्स की वैल्यूज ना भी दी जाए, ऐसा होता है कि आपको क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज दी जाती हैं, कुछ गैसेस दी जाएंगी, उनमें क्रिटिकल टेम्परेचर्स की वैल्यूज दी जाएंगी कि इनमें से कौन कौन ज्यादा एड्जॉर्ब होगी, कौन कम एड्जॉर्ब होगी। तो आप सिंपल है कि क्रिटिकल टेम्परेचर देखिए, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो ज्यादा एड्जॉर्ब होगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है वो कम एड्जॉर्ब होगी। इन केस आपको क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं दिए गए, ऐसे ही दे दी गई गैसेस, CH4 है, SO2 है, SO2 डबल लिख दिया हमने, मानो CO2 है, इसको CO2 कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, गैसेस दे दी। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी गैस ज्यादा एड्जॉर्ब होगी? तो आप एक आइडिया देखो कि गैस मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा होगा। तो इसमें आपको देखना है, सबसे पहले देखो मॉलिक्यूल पोलर कौन सा है। जैसे कि SO2 है, SO2 एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को जल्दी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उनमें पोल्स होंगे, एक का पॉजिटिव पोल दूसरे के नेगेटिव पोल को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो दोज गैसेस व्हिच आर पोलर, दे हैव हायर वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर्स, TC से रिप्रेजेंट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को। उसके बाद अगर आपको कुछ और गैसेस बची हैं जो पोलर नहीं है, बाकी सारी गैसेस नॉन पोलर है, फिर आप क्या समझ जाए कि नॉन पोलर है तो केवल क्या होगा गैसेस के बीच में, फिर केवल वांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही होंगे, वांडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही होंगे। तो वांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा उसमें वांडरवाल फोर्स ज्यादा होंगे। तो अब जैसे ये गैसेस आपको CH4 दे दी जाए, H2 दे दी जाए, N2 दे दी जाए, तो आपको दिखाई देगा कि CH4 बड़ा मॉलिक्यूल है, साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा होने से उसमें वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। क्लियर? तो पहला टॉपिक आपका, पहला फैक्टर हो गया है नेचर ऑफ द गैस। The gases having higher values of critical temperatures are highly adsorbed on the surface of solids because critical temperature gives us an idea about the interparticle forces of attraction among the gas molecules. So higher the attractive forces among the gaseous molecules, more easily it would be adsorbed. Now coming to the next topic, nature of the adsorbent. This is relatively lesser important पॉइंट, लेकिन देखा गया है कि डिफरेंट एड्सॉर्बेंट। अब एड्सॉर्बेंट में बेटा हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कभी हम लोग कुछ गैसेस देखते हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इन गैसेस को हम लोग किसी मेटल पे एड्सॉर्ब कराते हैं, किसी एक्टिव मेटल पे एड्सॉर्ब कराते हैं, एक्टिव मेटल पे, जैसे कि निकेल हो गया, प्लेटिनम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन पे एड्सॉर्ब करा के रिएक्शन कराते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि ऐसी गैसेस जो पोलर नहीं है, तो ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसेस निकेल, प्लैटिनम, कोबाल्ट पे तो अच्छे से एड्सॉर्ब हो जाती हैं। वहीं अगर हम इन्हें एड्सॉर्ब कराने की कोशिश करें, वहीं अगर हम इन्हें एड्सॉर्ब कराने की कोशिश करें कि हम इन्हें एक्टिवेटेड चारकोल पे एड्सॉर्ब कराएं, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड
चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल आपको बताना चाहूंगा बेटा, ये चारकोल है, कार्बन की एक फॉर्म होती है, बहुत फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में कार्बन होता है। और आजकल तो इसका बड़ा यूज हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कोरोना पीरियड चल रहा है और लोग मास्क बहुत यूज कर रहे हैं, मास्क को, गैस मास्क जो है वो लोग बहुत यूज कर रहे हैं। और इन मास्क में एक तो जनरल मास्क आ रहे हैं मार्केट में जो केवल कपड़े के हैं या एक से ज्यादा मेम्ब्रेन है, उसमें ट्रिपल लेयर है, लेकिन जो वाकई रियल मास्क है वो होता है N95 मास्क। N95 मास्क, इसमें क्या रहता है कि एक्टिवेटेड चारकोल रहता है, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल रख दिया जाता है उस ओपनिंग पे जहां से एयर एंटर करेगी आपके माउथ के लिए। तो उस एयर में जो भी पॉइजनस गैसेस होंगी, पॉइजनस गैसेस से मतलब है बेटा हम लोग जहां रहते हैं यहाँ तो पॉइजनस गैसेस नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज में या कोल माइंस में जहां वर्कर्स काम करते हैं वहां पॉइजनस गैसेस जैसे कि मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये सब पॉइजनस गैसेस हैं। तो ये गैसेस के केस में क्या होता है कि आदमी को बीमार कर सकती हैं। तो एक्टिवेटेड चारकोल लगा हुआ मास्क, मतलब जिस मास्क में जहां से एयर की ओपनिंग है, एयर को अंदर जाना है, वहीं पे एक्टिवेटेड चारकोल रख दिया जाता है। तो वो एयर की पॉइजनस गैसेस एक्टिवेटेड चारकोल के कांटेक्ट में आती हैं और एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो हमारे लंग्स में केवल प्योर एयर ऑक्सीजन ही पहुंचती है। दूसरा क्या है, आजकल इसका एडवांसमेंट क्या है कि अगर उस एयर के साथ कोई बैक्टीरिया या वायरस भी गया, कोई बैक्टीरिया या वायरस भी गया, तो ये क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया वायरस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको भी मार देते हैं। इसीलिए आजकल N95 मास्क जो है वो बहुत ज्यादा यूज में है। तो मास्क की बात आई होप समझ गए होगे। हम दोबारा अपने टॉपिक पे लौटते हैं कि नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट कैसे अफेक्ट करता है गैसेस के सॉलिड पे एड्सॉर्प्शन को। तो डिफरेंट गैसेस देखा गया है कि डिफरेंट सरफेस पे अलग अलग एड्सॉर्ब होती हैं। हमने आपको बताया जैसे कि नॉन पोलर गैसेस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार की गैसेस के लिए सबसे अच्छे एड्सॉर्बेंट हैं एक्टिव मेटल्स जैसे कि निकल, प्लेटिनम और कोबाल्ट। लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी के सब्सटेंसेस हैं उनके लिए एक्टिवेटेड चारकोल जो है गैसेस के लिए, अगर आपको गैसेस को एब्जॉर्ब कराना है, गैसेस को एब्जॉर्ब कराना है तो एक्टिवेटेड चारकोल अच्छा एब्जॉर्बेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सेम एब्जॉर्बेंट पे सभी गैसेस एब्जॉर्ब हो जाएंगी सेम एक्सटेंट पे, अलग अलग एब्जॉर्बेंट पे अलग अलग गैसेस डिफरेंट एक्सटेंट पे, मतलब कोई कम एब्जॉर्ब होती है, कोई ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, वेट अ मिनट, लेट मी टेक एन इरेजर। तो इसको अरेंज कर देते हैं, जगह कर लेते हैं यहीं पे, बाकी बताते हैं। अगला टॉपिक है बेटा एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट। एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट से मतलब है कि जिस सॉलिड पे हम गैस की, जिस सॉलिड की सरफेस पे हम गैस को चिपकाने जा रहे हैं, एड्सॉर्ब कराने जा रहे हैं, उसका एरिया कितना है, एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा एड्सॉर्प्शन। तो ये तो बिल्कुल सिंपल, आप समझ सकते हो कि भाई जिस एड्सॉर्बेंट का एरिया कम होगा वहां पे गैस कम चिपक पाएगी, जब जगह ही नहीं है तो गैस ज्यादा कैसे चिपकेगी, और जहां एरिया ज्यादा होगा वहां पे गैस ज्यादा एड्सॉर्ब होगी। एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट की बात करें तो माना 2-3 एड्सॉर्बेंट है, पहले का एरिया इतना है, दूसरे का एरिया इतना है और तीसरे का एरिया जो है वो इतना है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन अलग अलग एड्सॉर्बेंट हैं, अलग अलग सॉलिड्स हैं। थर्ड वाले का एरिया जो है वो सबसे ज्यादा है, सेकेंड का एरिया उससे कम, थर्ड का एरिया उससे कम। तो जिसका एरिया ज्यादा है वहां पे गैस मॉलिक्यूल भी ज्यादा आ जाएंगे, जिसका एरिया ज्यादा होगा वहां पे गैस मॉलिक्यूल ज्यादा चिपक जाएंगे। तो हम कहते हैं हायर द एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट मोर विल बी एड्सॉर्प्शन। एरिया जितना ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। अब इस चीज का कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं, जैसे आपने रिएक्शंस डिफरेंट पढ़ी हैं, 10th में भी पढ़ा होगा, एक फिर वही रिएक्शन लिखते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन टू गिव एल्केन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, और ये हम लोग कराते थे निकेल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, और ये बनता था हमारा इथेन। तो इसमें जो निकेल या प्लेटिनम लेते थे हम लोग, ये लेते थे फाइनली डिवाइडेड स्टेट में। फाइनली इसमें जो निकेल या प्लेटिनम लेते थे ये हम लोग लेते थे फाइनली डिवाइडेड स्टेट में। तो फाइनली डिवाइडेड से हमारा मतलब होता था निकेल या प्लेटिनम,
फाइनली डिवाइडेड। फाइनली ये बना फाइन से, फाइन मीन्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में, फाइनली डिवाइडेड। तो फाइनली डिवाइडेड क्या होता था कि निकेल या प्लेटिनम को हम लोग बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में कर लेते थे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल कर लेते थे। तो पाउडर कर लेने से क्या होता था कि निकेल या प्लेटिनम मेटल का जो है वो सरफेस एरिया बढ़ जाता था। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा गैसेस एब्जॉर्ब होंगी ये गैसेस, और जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगी वही तो प्रोडक्ट दे पाएंगी। तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाता था, ज्यादा हो जाता था। तो इससे हमने जाना कि एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट जितना ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। अब आप चारकोल का एक टुकड़ा रख दो पूरा, या चारकोल को पाउडर्ड फॉर्म में रख दो एब्जॉर्प्शन के लिए, मास की बात कर ले, मास में ही अगर आप एक सॉलिड टुकड़ा रख दें और उसी टुकड़े को दूसरे मास में पाउडर बना के रख दें, अमाउंट सेम रखें, तो जिसमें पाउडर्ड फॉर्म में होगा उसमें चारकोल का एरिया ज्यादा होगा, तो एरिया ज्यादा होगा तो वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा। So because of this thing, adsorbents are used in the form of powder so that they could have larger surface area. Is it clear? Yes, sir. Okay. So next topic is very important topic, and this is temperature. Actually, the effect of temperature and pressure. This is very important, most crucial. Sir. Yes, beta. Sir. हाँ बोलो बेटा। सर ग्रुप में सर श्रेया और ज्योति कह रहे हैं कि लिंक खुल नहीं रही है। लिंक खुल नहीं सर रहा है। मेरी खुल गई है, जब सर अपडेट कर लिया है तो खुल गई है, पर उसकी नहीं खुल रही है। अरे भाई, तो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए इस समय? What can I do? बताइए बेटा, कुछ मेरे हैंड से कुछ होना है? नो सर, मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया है। हाँ तो वो अच्छा, वैभवी इज नॉट प्रेजेंट टुडे आई थिंक। प्रशंसा, वेयर इज वैभवी टुडे? सर आई डोंट नो। ओके, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं बेटा। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी कौन कौन है? अग्रिमा है, एक मिनट देख लेते हैं कौन कौन है। श्रेया शर्मा, प्रशंसा अग्निहोत्री, अग्रिमा त्रिपाठी। अभी तो कई बच्चे नहीं हैं आज, पता नहीं क्या लिंक की वजह से नहीं आ रहे हैं, और कोई आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। छूट जाएगा इनका, फिर दिक्कत होगी। देखते हैं क्या है। व्हाट्सएप पे तो कोई मैसेज, हाँ श्रेय दुबे, सर लिंक इज नॉट ओपनिंग। एक मिनट रुकिए बच्चों, जरा मैं दोबारा लिंक भेज दूं बच्चों को। Jyoti is still struggling with the problem. श्रेय, श्रेय दुबे, श्रेय दुबे, सर क्या दिक्कत आ रही थी बेटा आने में? सर ये बार बार लिंक जो थी पहले तो ओपन नहीं हुई थी, फिर बाद में डिस्कनेक्ट हो गए थे। अरे चलिए, डिस्कनेक्ट हुए। ये चीजें ठीक नहीं। हम सोच रहे हैं इसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया जाए, तो फिर ये सब दिक्कतें नहीं होंगी। ज्योति भी अब आ गई है।
चलिए ठीक है, चलिए अब दोबारा स्टार्ट करते हैं बचे हुए टॉपिक्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। अब देखिए बेटा, दो तरीके के एड्जॉर्प्शन होते हैं, हमने पढ़ा है। एक तो होता है फिजियोजॉर्प्शन, एक होता है केमिजॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन देख लें पहले। फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि किसी भी एड्जॉर्बेंट सॉलिड पे जो गैसेस एड्जॉर्ब होती हैं वो केवल किससे होती हैं? वीक वंडरवॉल फोर्सेस से होती हैं, केवल वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल्स फोर्सेस। और केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है ऑन द अदर हैंड, केमिकल एड्जॉर्प्शन, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में रहता है कि सॉलिड के सरफेस पे जो गैसेस एड्जॉर्ब होती हैं वो केमिकल बॉन्ड से होती है। देखिए हमने थोड़ी सी गैप किया है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में गैसेस को थोड़ा दूर रखा है, ये बता रही है कि ये एड्जॉर्बेंट से बहुत वीकली बाउंड है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड है। और केमिकल एड्जॉर्प्शन में हमने बिल्कुल चिपका के रखा है, इसका मतलब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स, कोई भी केमिकल बॉन्ड हो सकती है यहाँ पे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में देखिए बेटा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये जो एड्जॉर्बेंट है ये गर्म होगा, आप इसको गर्म करेंगे। अगर आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल यहाँ लगे हैं, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हो गए हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और ये क्या करेंगे, यहां से उड़ जाएंगे। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में देखिए, ग्राफ देखिए, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का ग्राफ देखिए, टेम्परेचर के साथ दिखाते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन का ग्राफ। एड्जॉर्प्शन, ये देखिए यहां हम दिखाते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्स अपॉन एम एड्जॉर्प्शन दिखा रहा है और ये टेम्परेचर दिखा रहा है। तो माना पहले ये कंडीशन है हमारी, यहाँ पे है हम लोग जो डॉट बनाई कि इस टेम्परेचर पे, इसके नीचे टेम्परेचर देखिए जहां ला रही है, बहुत कम टेम्परेचर है अभी। जब टेम्परेचर कम है तो एड्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, एड्जॉर्प्शन वाली एक्सिस पे हम लोग बहुत ऊपर हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, एक्सिस की ओर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम देखेंगे कि एड्जॉर्प्शन कुछ इस तरीके से घटेगा, इस तरीके से। तो हमने देख लिया है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन कम होगा। थ्योरेटिकल रीजन आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो गैस एड्जॉर्ब होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से गैस मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट की सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं, मतलब एड्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ये ग्राफ और याद रखना बेटा, इस तरीके का ग्राफ जब भी आपको मिले, इस तरीके का ग्राफ दो प्रॉपर्टीज के बीच में मिले, मानो एक्स और वाई के बीच में, तो समझ लेना कि एक्स और वाई जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, x इज इक्वल टू 1/y। ठीक है, कि एक को बढ़ाने पे दूसरा घटेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, इस तरीके का ग्राफ तभी आता है। तो इतना क्लियर हुआ आपको फिजिकल एड्जॉर्प्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में हमने आपको बेटा बताया था कि केमिकल एड्जॉर्प्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड्स बनती हैं और एक केमिकल रिएक्शन की तरह होता है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ देखें, जैसा कि हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था कि ये एनर्जी होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी होगी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की इस एक्सिस पे, और इधर हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, कि कैसे कैसे रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है वो इस एक्सिस पे दिखा रहा है।
तो ये रही हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी और ये रही हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी। तो सीधे नहीं आता था, इसको हम गर्म करते थे, गर्म करने से क्या होता था, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती थी, एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती थी और फिर तुरंत प्रोडक्ट बन जाता था। तो इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते थे, एक्टिवेशन एनर्जी। मींस जब तक हम रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी नहीं देंगे, जब तक रिएक्टेंट को हम इतनी एनर्जी नहीं देंगे तब तक रिएक्शन कभी भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेगा। बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which must be given to the reactant molecules for converting them into products। तो आप बिल्कुल ऐसे ही समझिए आप, ये है हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन और एक केमिकल रिएक्शन है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम एनर्जी देंगे ना, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मानो ये है हमारा एड्सॉर्बेंट, ये है हमारा एड्सॉर्बेंट और ये गैसेस हैं, ये है एड्सॉर्बेट, इन्हें चिपकना है। गैसेस है हमारी एड्सॉर्बेट और ये है सॉलिड हमारा एड्सॉर्बेंट। अब हमें इस पे पढ़ना है कि इन गैसेस को सॉलिड की सरफेस पे चिपकने पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो इनके बीच में क्या होनी है बेटा, इनके बीच में होनी है केमिकल रिएक्शन, यहाँ होनी है केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी सप्लाई करेंगे रिएक्टेंट को एनर्जी मिलेगी तो वो अपने एक्टिवेशन एनर्जी पैरामीटर तक पहुंच पाएगा, उसके बाद ही तो प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसका ग्राफ देखें, केमिकल एड्सॉर्प्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, तो हमें ग्राफ देखने पर मिलेगा ये x/m जो है ये है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दिस इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। और इधर हम लोग देखें टेम्परेचर के साथ कि टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट हो रहा है। तो अभी टेम्परेचर कम है, मानो हम लोग यहाँ पे हैं, टेम्परेचर अभी कम है, टेम्परेचर कम है तो भाई एड्सॉर्प्शन भी कम होगा, हम यही है, क्योंकि जब रिएक्शन ही नहीं करोगे, एनर्जी नहीं दोगे, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, तो रिएक्शन क्या होगी, एड्सॉर्प्शन होगा नहीं। अब हम टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एड्सॉर्ब होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी। तो वो इस तरीके से हैं, इस तरीके से बढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एड्सॉर्प्शन बढ़ा। अब एड्सॉर्प्शन क्या बढ़ा कि ये जो नहीं चिपके थे, अब कंडीशन आएगी जितना भी एड्सॉर्बेंट था उस सब की सरफेस पे हमारे गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सब एड्सॉर्ब हो गए, सब एड्सॉर्ब हो गए। अब टेम्परेचर बढ़ाया आपने, सब एड्सॉर्ब हुआ, सरफेस एरिया ही नहीं बचा है। अब एड्सॉर्बेंट का कोई भी सरफेस एरिया नहीं है जिसपे गैस मॉलिक्यूल और एड्सॉर्ब हो पाए। तो अब भी अगर आप पीछे पड़े रहे इसके टेम्परेचर बढ़ाने के, तो क्या होगा, सर ये जो मॉलिक्यूल्स चिपके वो हट जाएंगे। हाँ, कि जो चिपक गए हैं अब और ज्यादा गर्म करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इनकी और बढ़ेगी और ये भी हट जाएंगे। तो अब और ज्यादा गर्म करोगे तो एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है इस तरीके का कि पहले तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है और उसके बाद में फिर और बढ़ाते हैं तो एड्सॉर्प्शन कम होने लगता है। क्लियर? यस सर। ठीक, इन्हें बोलते हैं आइसोबार, आइसोबार्स। अभी आपको हम चलो आगे बताएंगे, आइसोबार और आइसोथर्म और आइसोस्टेरस ये सब आगे बताते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक क्या है बेटा, अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहीं पे बता देंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एड्सॉर्प्शन पे प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्सॉर्प्शन। चलिए, तो ये इसकी कंडीशन क्या होती है बेटा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर जब हम पढ़ेंगे तो सीधी सी बात आप ऐसे देख लो जनरली कि ये रहा हमारा एड्सॉर्बेंट सॉलिड जिस पे चिपकना, और ये रही गैस जो है एड्सॉर्बेट, इसको चिपकना है, एड्सॉर्ब होना है। चिपकना इन द सेंस एड्सॉर्ब होना है। हम लोग सब लोकल लैंग्वेज के हैं, यूपी के हैं, तो चिपकना का मतलब समझते हैं, तो एड्सॉर्ब इसलिए बोल देते हैं बेटा। इन केस you are international student or you are teaching internationally, then you do not have to say चिपकना, you have to say adsorb होना, ठीक है। तो ये चिपकने से मतलब है adsorb होना।
अब ये हमारा सिस्टम है बेटा, दिस इज आवर सिस्टम, और प्रेशर का केस है तो क्लोज्ड सिस्टम ही होगा। अब इस पे अगर कोई प्रेशर बढ़ा दे, इस पे प्रेशर बढ़ा दे, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल है एड्सॉर्बेट है, इसको ज्यादा प्रेशर मिलेगा और ये सरफेस पे चिपक जाएगी। तो इससे क्या होगा कि ये सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगी। तो हम जान गए कि एड्सॉर्प्शन जो है x/m एड्सॉर्प्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। अभी इसे हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी जनरल जानो, नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ाते हैं। अगला है एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट के एक्टिवेशन से मतलब होता है बेटा कि जो भी आपके पास, मानो कोई एड्सॉर्बेंट है, लिख देते हैं पहले, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। इससे मतलब आपके पास जो भी एड्सॉर्बेंट है, मानो आपके पास कोई मेटल है एज एन एड्सॉर्बेंट, या आपके पास मानो चारकोल है, चारकोल कोई भी हो सकता है, बोन चारकोल हो सकता है या फिर कार्बन चारकोल हो सकता है, चारकोल CHOL। तो इसके केस में क्या है कि मेटल की सरफेस है, मानो ये मेटल की सरफेस, अगर आप इसको रगड़ दें किसी उससे एब्रेसिव से, तो रगड़ने से क्या है कि इसकी साइड्स जो है वो खुल जाती हैं, ऊपर हो सकता है इनर्ट हो गया हो मेटल, रस्टिंग आ गई हो, तो इसको रगड़ देने से न्यू एक्टिव साइट्स डेवलप हो जाती हैं और फिर वो गैस को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती हैं। ऐसे ही चारकोल के केस में रहता है कि इसको भी थोड़ा अगर आप साफ कर दें, रगड़ दें, तो न्यू एक्टिव साइट्स निकल आती हैं, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, कि एड्सॉर्बेंट को थोड़ा एक्टिवेट कर दो तो एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। इतना क्लियर? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है आइसोथर्म। आइसोथर्म एक्चुअली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ना है हमें। एड्सॉर्प्शन तो आप जानते ही हैं क्या होता है कि किसी भी एक सब्सटेंस का दूसरे की सरफेस पे चिपक जाना। नॉर्मली हम लोग गैस का सॉलिड पे चिपक जाना, एड्सॉर्ब हो जाना ही पढ़ते हैं, उसको एड्सॉर्प्शन कहते हैं। आइसोथर्म वर्ड को देख लीजिए जरा। Prima is still not in the class. Waiting. ये कुछ नए बच्चे आज जुड़े हैं, बीच बीच में आ जाते हैं, इनको एकदम लगता है, जोश आता है कि हम भी 12th के स्टूडेंट हैं, हमें भी पढ़ना चाहिए। मयंक दुबे है जैसे कि, और कौन है, गौरव द्विवेदी है। तो बच्चों रेगुलर पढ़िए, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और साइंस है ये, इतिहास नहीं है कि हम कभी भी बताएं कि बाबर कौन थे, हुमायूं कौन थे और आपको समझ में आने लगे। साइंस बेटा सीक्वेंस से पढ़ी जाती है। अगर आज का नहीं जानेंगे तो कल का आपको आइंस्टाइन भी नहीं समझा पाएंगे। तो समय से आइए, क्लास लीजिए, जो हम नोट्स भेजते हैं उनको पढ़िए, याद करिए, इस तरीके से आपका अध्ययन हो पाएगा। ओके बेटा मयंक, चलिए देखते हैं बेटा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एड्सॉर्प्शन का मतलब तो आप समझ गए, आइसोथर्म का मतलब समझ लें। आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो मीन्स होता है, ये शब्द याद रखना बेटा, इन शब्द की आपको बार बार आवश्यकता होगी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, पूरी साइंस में। आइसो मीन्स होता है सेम, और थर्म मीन्स तो आप जानते ही हो, थर्मल से बना है, थर्म बना है थर्मल से, और थर्मल मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो आइसोथर्म मीन्स हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर या सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं आइसोथर्म। अब हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे यहाँ क्या स्टडी करने जा रहे हैं, यहाँ हम लोग एड्सॉर्प्शन की स्टडी करने जा रहे हैं, इसीलिए बोला एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो कोई जनरली पूछे व्हाट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, देन यू कैन से study of adsorption at constant temperature is called adsorption isotherm. Clear? Yes sir.
अब एड्जॉर्प्शन में क्या है, हमने आपको बताया मेनली दो पैरामीटर्स। अगर हम सेम टाइप की गैस को एक सेम टाइप के, मतलब हम गैस को वेरी ना कराएं, एड्जॉर्बेंट सॉलिड को वेरी ना कराएं, हम कहते हैं एक ही गैस का एक ही प्रकार के सॉलिड पे एड्जॉर्प्शन हमें पढ़ना है कि कम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट करके प्रेशर का वो देखना है इफेक्ट, कि कम प्रेशर पे कितना चिपकता है, ज्यादा प्रेशर पे कितना चिपकता है। तो एड्जॉर्प्शन को दो ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक टेम्परेचर अफेक्ट करता है, दूसरा प्रेशर अफेक्ट करता है। अब टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट, टेम्परेचर को कर दिया हमने कांस्टेंट। तो अब हम किसके साथ स्टडी कर रहे हैं, प्रेशर के साथ। प्रेशर को वेरी कराएंगे, चेंज करेंगे, और प्रेशर चेंज करा के देखेंगे कि एड्जॉर्प्शन क्या चेंज होता है। So we can say adsorption isotherm is the study of the variation of adsorption with respect to pressure at constant temperature. Clear? यस सर। ठीक है, तो Yes, इस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा कई लोग आए, जिनमें से पहले थे फ्रेंडलिज, इसमें से पहले थे फ्रेंडलिज, फ्रेंडलिज आए तो फ्रेंडलिज ने अपनी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म दी, आइसोथर्म। इसके बाद इनकी कुछ कमी रही जिसको एक्सप्लेन करने के लिए लैंगमुअर आए, लैंगमुअर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अग्रमा इज अनएबल टू ज्वाइन, आई थिंक शी इज फेसिंग सम प्रॉब्लम। नेक्स्ट आए जो बहुत एडवांस है, आपके सिलेबस से तो बहुत दूर है, खैर, बीईटी आइसोथर्म। ये बीईटी तीनों नाम है, पहला लेटर जो है वो ब्राउनर, इमेट, टेलर आइसोथर्म। तो ये तीन आइसोथर्म साइंटिस्ट ने अभी तक हमें दिए हैं, जिनकी हेल्प से हमने एड्जॉर्प्शन पे प्रेशर का वेरिएशन का इफेक्ट जाना है। इसमें से सीबीएसई ने केवल फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को रखा है। जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के हैं वो साथ में लैंगमुअर भी पढ़ेंगे। वीईटी तो बड़ी एडवांस है बेटा, ये एमएससी या बीटेक में पढ़ाई जाती है, तो इससे अभी आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल अभी पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, क्योंकि हमारे पास सभी बच्चे एनसीईआरटी के ही हैं। कोई आईसीएसई का बच्चा है क्या? नहीं है ना? ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा बेटा फ्रेंडलिज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। हम नेक्स्ट सेशन कॉल कर रहे हैं, इसमें टाइम खत्म होने के उसमें पढ़ाते हैं, ठीक है? तो इसको लॉग आउट करके तुरंत आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंचिए और वहां लिंक लीजिए।